अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी नीयत है आपकी, कैसे आज इरादे तो हैं? नीयत भी खराब है, इरादे भी खराब हैं क्योंकि रात को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं उनसे नीयतें इरादे बिल्कुल खराब हो जाते हैं और सुबह ऑफिस आने का बिल्कुल दिल नहीं करता। एग्जैक्टली और आज तो मुझसे खुद भी नहीं उठा जा रहा था, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इतना अच्छा मौसम था, रात को इतने बादल गरज रहे थे। और मरी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त मौसम था, स्नोफॉल हो रही थी। इसी रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं और हमीद अब्बासी में मरी से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले अनवार साहब बताइएगा, वेलकम टू सुबह की सोच के। रावलपिंडी का कैसा मौसम है और रात गए शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा है, कब तक अब ये पेशगोई की गई है? देखिए, आज तो मौसम चूंकि क्लाउडली रहेगा, बारिश की पेशगोई तो नहीं है, लेकिन गुज़श्ता रात की जो बारिश हुई थी, चूंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो हुआ था, उसमें वाज़े कमी आई थी। रात गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई रावलपिंडी में, जुर्मा शहरों में हुई। उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था और इस वक्त भी दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड है। गुज़श्ता आपने रोज देखा तो दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। तो यूं गर्मियों की शुरुआत हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज है और रवायती अंदाज में, रवायती तौर पर जिस तरह अप्रैल में हम बहार एंजॉय किया करते थे, ऐसा नहीं है। कल हमने देखा कि शदीद गर्मी यहाँ रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई रात को, उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। आज तकरीबन 3 बजे तक तो क्लाउडी रहेगा, बादल छाए रहेंगे, लेकिन 3 बजे के बाद हल्की धूप भी निकलेगी और मैक्सिमम आज जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 सेंटीग्रेड तक 3 बजे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यूं कल रात को जो बारिश हुई, काफी गरज चमक हुई और उसके बाद बारिश हुई और तेज बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। वो जो गर्मी की शिद्दत एकदम से हमें महसूस हो रही थी अप्रैल में ही, उसमें वाज़े कमी आई और अल्लाह करे कि ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन चूंकि इस दफा क्लाइमेट चेंज है, वो रवायती अंदाज में जिस तरह बहार में इंतहाई मुतदिल मौसम हुआ करता था, इस तरह का हमें मौसम दिखाई नहीं देगा और हमें हो सकता है कि इस दफा बहार में हमें जून जुलाई जैसी गर्मी का सामना करना पड़े। जी ठीक हो गया अनवार, थैंक यू सो मच। आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। अब मरी का रुख करते हैं जहां पे अब्दुल हमीद अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मरी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मरी के हवाले से बताइएगा, क्या यहाँ वहाँ पे बर्फबारी हुई या फिर यालाबारी से आप लोगों ने गुजारा किया है? कल रात को मेरे ख्याल पूरे मरी में भी बारिशें होती रही हैं, बत्ती भी गुल हो गई थी। जी हसनैन, बिल्कुल जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया बर्फबारी के हवाले से, आपको पता है कि इस साल सरमाई सीजन में स्नोफॉल मरी और गिद्दनवा में ना होने के बराबर रही है। लेकिन मौसम जो है वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहा है और जिसकी वजह से सर्दी रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी रहा है। इसी तरह गुज़श्ता दिन भी जो है, गुज़श्ता हफ्ते से मरी में मौसम काफी बेहतर हो गया था और बाहर की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन गुज़श्ता रात शाम को फिर अचानक यकदम जो है वो गहरे बादल छाए और फिर तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे एक दफा फिर मरी में जो है सर्दी एक दफा फिर लौट आई है। और अभी भी अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो अभी भी हल्के गहरे बादल छाए हुए हैं और तवक्को की जा रही है कि किसी वक्त भी मरी में अब दोबारा बारिश हो सकती है। दूसरा, अगर बात की जाए तो चूंकि इस साल स्नोफॉल न होने की वजह से मरी में भी मौसम गुज़श्ता एक हफ्ते से इस तरह महसूस हो रहा था कि जिस तरह गर्माई सीजन वापस आ गए। लेकिन अब ये जो रात को यालाबारी हुई है, उसके बाद एक दफा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का सिलसिला एक दफा पहनना फिर शुरू कर दिया है और गर्म जो है मशरूबात का भी इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर टूरिस्ट के हवाले से मरी में बात की जाए, चूंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो ईद के दिनों में यहाँ अच्छा खासा रश था। लेकिन आज दूसरा दिन है, टूरिस्ट उस बड़ी तादाद में मौजूद तो नहीं है, लेकिन जो तादाद टूरिस्ट की रात को मौजूद थी वो यालाबारी को देखकर वो मार रोड पर निकल रहे और मौसम से खूब एंजॉय करते रहे। ठीक हो गया जी, टूरिस्ट भी वहाँ पे मौसम को एंजॉय करते रहे, आप भी एंजॉय करते रहे। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये थी रावलपिंडी इस्लामाबाद की और साथ ही हमने मरी का भी रुख किया और आपको बताया कि मरी के क्या हालात, मौसम ऐसा हो गया है कि दोबारा से गर्मियां आ रही हैं या फिर हम दोबारा से गर्म मलबूसात की तरफ जा रहे हैं। और बारिशों का एक लंबा पीरियड हमने देखा कि बारिशें नहीं हुई थी, जिस वजह से बहुत से वायरल्स भी फैल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बारिशों का आगाज भी हो गया है और मौसम भी अच्छा है। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज किया गया, उसको मुनक्किद किया गया 8 अप्रैल 9 अप्रैल, यानी कि कल भी हुई, सारा दिन आज भी हुई, जिसमें गैर
मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर गैर मुल्की जो वफ्द हैं वो आए हैं, आला सतह एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मौजूद हैं, वफाकी वुज़रा हैं, सेक्रेटरीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, और आर्मी चीफ साहब ने भी कल खिताब किया, वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया। मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि किस तरह से हमारी इकॉनमी को बूस्ट अप करना है, IMF से किसान छुड़ानी है, कर्जों से किस तरह से निजात हासिल करनी है। और बेसिकली आपको पता है कि जो मादनी वसाइल वाला मुल्क होता है वो कितनी तरक्की का हामिल होता है, और पाकिस्तान में तो वैसे इस तरह के वसाइल मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक्किद की गई है, आज भी ये इसी तरह से रहेगी। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी हसनैन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, कल भी उनकी जानिब से भी खिताब किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से खिताब किया गया, और यही कहा गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करेंगे, तरक्की के हवाले से बातचीत की गई। और इसमें जो मेन मकसद था वो नौजवानों की तरक्की के हवाले से था कि नौजवानों को किस तरह से रोजगार फराहम किया जाएगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे चल के इसके क्या हमें बस मेरी एक दुआ है उससे पहले कि ये दुआ कबूल हो, आपने आमीन कहनी है कि अल्लाह ताला हमारी जो ये कॉन्फ्रेंसेज हैं इनको कामयाब करे और इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाए। हम पिछले 70-75 साल से सुन रहे हैं हमारे MOU साइन हो गए, इतने डॉलर्स आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, इतने फॉरेनर्स आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी चीफ भी थे, सो एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट ऑन सेम पेज। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नजर आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दावत दी गई है कि आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। सो ट्रू जी। अच्छा जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट अवे आपको कराची से एक हैरान कुन खबर देते हैं। अच्छा, सोशल स्टोरीज की तरफ चलते हैं। कराची से एक हैरान कुन खबर सामने आई है जहां पे FIA ने मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को एक बड़े मालियाती फ्रॉड केस में तलब कर लिया है। अच्छा। और इसकी अगर डिटेल में मैं जाऊं तो उनके शोहर आतिफ खान हैं जो इस वक्त FIA की हिरासत में हैं, जिन पर 54 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि आतिफ खान के जाती अकाउंट से बारी रकूम नादिया हुसैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, और इनमें 2 करोड़ 64 लाख रुपए की वो रकम भी शामिल है जो बराह रास्त उनके ब्यूटी सैलून्स के अकाउंट्स में गई है। अच्छा, वैसे आपने जिस तरह से खबर शेयर की है, नादिया हुसैन को कौन नहीं जानता, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और ये भी इसमें मैं एडिशन करती चलूँ कि इसमें 2019 से 2022 के दरमियान ये मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स होती रही हैं, ये कहा जा रहा है। और इदारे को ये भी शुबा है कि नादिया हुसैन अपने शोहर के फ्रॉड की मुमकिना बेनिफिशरी भी हैं, इस वजह से भी उनको तलब किया गया है। और आपको पता है कि मजीद ये भी कहना है कि नादिया हुसैन की 2 ब्यूटी सैलून्स हैं, वो चलाती हैं, और इस तरह करके कोई आगे पीछे करके इस तरह से ये रकम जो है उनके अकाउंट्स में गई है। और 2019, जैसे मैंने पहले बताया, 2019 से लेकर 2022 के दरमियान मुख्तलिफ औकात में 19 मरतबा ये रकम की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। इदारे को ये भी लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मुलव्वस हैं या फिर बेनिफिशरी हैं। नादिया हुसैन अपने ब्यूटी सैलून्स भी चलाती हैं, और इसके साथ साथ अब देखें कि जब FIA ने उनको तलब किया तो मजीद इस हवाले से क्या तहकीकात होती हैं। जब तहकीकात होंगी तो फिर मेरे ख्याल से इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी हम मजीद इसके ऊपर बात उस तरह से नहीं करते, क्योंकि ज़रा जब इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर ही पता चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। आपको पता है मोहब्बत की बातें हम तो वैसे भी करते हैं, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। एग्जैक्टली। और मैं आपको कहूँ, और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। और आपको पता है कि हम हमेशा से डिस्कस करते हैं कि ऐसी स्टोरीज भी हमारे पास आती हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। और जब मोहब्बत अंधी होती है तो फिर वो नहीं देखती कि क्या आपका स्टेटस है, फैमिली स्टेटस क्या है, क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका काम क्या है, पासपोर्ट है या नहीं, हाँ आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, क्या आपकी जात है, क्या आपका मजहब है, कुछ भी नहीं। तो कनाडा की एक ऐसी खूबसूरत स्टोरी है। कनाडा से एक दिलचस्प और मोहब्बत भरी कहानी सामने आई है। एक कैनेडियन लड़की अपनी पाकिस्तानी महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, फिर वो पाकिस्तान आई। जब वो पाकिस्तान आई तो अब्दुल वहाब से उन्होंने शादी करने के लिए वो पंजाब पहुंची। अब्दुल वहाब वो जिनके साथ वो मोहब्बत करती थी, होम शी मेट ऑनलाइन, जिनके साथ वो ऑनलाइन उनकी दोस्ती हुई आपस में, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई, पंजाब के शहर, वहाँ पर उनका ताल्लुक था अब्दुल वहाब का, अपने पेरेंट्स के साथ वापस आई। एंड जब वो पाकिस्तान वापस आई तो शी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। जब वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। और फिर उसके बाद अब्दुल वहाब की अगर बात की जाए तो वो पहले दुबई में मुकीम थे, और उस लड़की की मुलाकात भी इन दोनों की सोशल मीडिया पर हुई थी। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान आई, तो उनका जो नाम था वो फातिमा जो है, माशाल्लाह से उनका नाम फातिमा चूज किया गया। अच्छा, ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, इस तरह से बहुत सारी कहानियां हमें पता चलती हैं। और ये इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले हिंदुस्तान की एक खातून है इंजू, जिन्होंने पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद अपने
पाकिस्तानी महबूब नसरुल्लाह से शादी की थी। और इंजुसी की बात की जाए तो भारतीय शहर अलवारा की रिहायशी थी, पाकिस्तान के ज़िला परदीर पहुंची और नसरुल्लाह से उन्होंने निकाह किया। मलकन डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नासिर महमूद सत्ती ने निकाह की तस्दीक की थी और बताया था कि अंजू ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। सो इस तरह की कहानी हमें मिलती हैं, पहले भी लेकिन हम डिस्कस करते हैं। हाँ, सिर्फ हमें खुशी ये होती है कि बाहर से कोई भी बंदा आता है तो वो इस्लाम कम अज़ कम कबूल कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के केस में नहीं है, बहुत सारी ऐसी यहाँ की लड़कियां भी हैं जो इंडिया से उनकी मोहब्बत हो जाती है, इंडिया से किसी लड़के से हो जाती है। सो इसमें सिर्फ हमें ये नहीं करना कि हम ही अच्छे हैं कि हम हर लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर से भी कुछ ना उधर कुछ से हो भी होता जाता है। है। और हम फातिमा को, अब्दुल वहाब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी अगली जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे और आपको बहुत खुशियां नसीब हो। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। स्नैन, आपकी आगे स्टोरी बढ़ते है। जी, अगली स्टोरी एक जबरदस्त स्टोरी है। ये स्टोरी है जो कि मैं इसको लिंक कर सकता हूं उस टैरिफ से जो कि आजकल आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिकन टैरिफ की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी जिसमें से वायरल हो मुख्तलिफ रही ममालिक है, भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसका नाम है रन वे ऑफ टैरिफ। ये वीडियो जीपीटी, जिस तरह चैट जीपीटी है उसके जरिए इमेजेस को जनरेट करके तैयार की गई है। और इस वीडियो का जो पस मंजर है वो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें दुनिया के मशहूर रहनुमाओं को टैरिफ काउचर के लिबास में रनवे मॉडल्स के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा। और ये वीडियो जब जनरेट हुई है, ये क्यों हुई है, इस वीडियो में कौन कौन से लोग मौजूद हैं बताता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इसमें मौजूद हैं, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसमें मौजूद हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग, शुमाली कोरिया के रहनुमा और दीगर आलमी रहनुमाओं को रनवे पर चलते दिखाया गया है। और वही बात है, मकसद क्या था, जो टैरिफ था उस मकसद टैरिफ के तहत बताना था कि कितना टैरिफ किस मुल्क पर है। और आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये रनवे पर दिखाए गए हैं वज़ीर आज़म, फिर इसके बाद इंडिया के, फिर चीन के, और तमाम तरह आप देख सकते हैं। जब मैंने ये देखी तो मुझे वाकई बहुत अट्रैक्ट की, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। और ये वीडियो इस वक्त खास तौर पर दिलचस्प भी बन गई है क्योंकि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते लिबरेशन डे के मौका पर आपको पता है कि दुनिया के हवाले से कहा था कि जिस तरह से वो आगे लेकर चलेंगे अपनी पॉलिसीज को भी, और बेशतर ममालिक के खिलाफ आलमी और बाहमी टैरिफ की उन्होंने मंजूरी भी दी थी। और ट्रंप ने एक बड़ी चार्ट दिखाई जिसमें 3 कॉलम्स थे, ममालिक जिसमें शामिल थे अमेरिका पर आयद किए गए टैरिफ, अमेरिका की जानिब से आयद करदा बाहमी टैरिफ, और फिर इसके साथ साथ दीगर, जिस तरह हमने टैरिफ की बात की है कि टैरिफ आयद किए गए, फिर इस तरह से एक आप ये कहें कि तैयार किया गया लोगों को उस गेटअप में, फिर लोगों के सामने ऐसे जो है वो दिखाया गया। तो काफी ये हमें अच्छा, इंटरेस्टिंग ऊपर लगा से था। तो मुझे बता दिया गया कि टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन एक अच्छा। स्टोरी है जो मैं कि अभी सिर्फ अगले 30 सेकंड में शेयर करना चाहता हूं। वो है एक ऐसा वुल्फ जो कि आपने इससे पहले कहानियों में देखा था, स्पेशली जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उन्होंने ये वुल्फ जरूर देखा था। इसको डायर वुल्फ कहा जाता है। अब Cute आपने कितना वेरी क्यूट, और ये बड़े खतरनाक भी होते हैं। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, पुरस्कार भी है। ये खत्म हो गए थे, जिस तरह डायनासोर खत्म हो गए थे ना, ये भी खत्म हो गए थे, लेकिन ये साइंसदानों की कामयाबी है कि उन्होंने कुछ डीएनए और इसकी तहकीक करने के बाद इस तरह की जो पुराने नायाब जानवर थे उनको वापस लाया गया। और डायर वुल्फ को देख के पूरी दुनिया इस वक्त हैरान हो रही है क्योंकि ये एक तो नायाब हो चुके थे, और इससे पहले जो हमने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखे थे ना, तो वो इसी तरह से कुछ मतलब ना आप कुछ ये कह क्रिएट लें किए गए थे। कि तमाम पुराने जानवरों को अब हम एक नए रूप में देख हाँ, सकते हैं। जैसे अब ऐसे ही है। डायनासोर भी आपको बिल्कुल। पता है वो भी खत्म हो चुके हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। इसको इन डिटेल हम चलें जी, कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खवातीन हज़रात, गजल ने कहा कि वक्त खत्म हो गया, तो गजल को हम कहते हैं कि ब्रेक ले सिर्फ लेते सोशल हैं। स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ है, हमारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, ना ही प्रोग्राम का खत्म हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से इस मामले पे बात की थी, जो कि किसानों का और हुकूमत का मामला चल रहा है। किसान इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी कर रहा है और उनके मुताबिक उनके मुतालबात भी नहीं पूरे किए जा रहे, और उसके साथ साथ हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रही। जब हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर मुल्क में एक बार फिर किसान भी खुशहाल नहीं होगा, और आपको वीट की शॉर्टेज भी नजर आ सकती है। और गंदम की जब शॉर्टेज होगी तो गंदम आपको पता है हर घर में तकरीबन 30-40 किलो तक यूज़ होती है। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा
मामला बिगड़ भी सकते हैं। इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं, मरकजी सदर किसान इत्तेहाद। खालिद साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी और गवर्नमेंट के दरमियान चपकलश चल रही है, वो रेट्स की भी चल रही है, बहुत सारे और भी मुतालबात हैं। क्या आप समझते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट गलत है? दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे किस तरह के कवानीन हैं जो किसान को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क, अब हम हमसाया मुल्क इंडिया को ले लेते हैं, वहां पर एक हर फसल की प्राइस कमीशन होती है जी, हर फसल की। जो काश का मैं आपको अर्ज करूं कि आज से 6 माह पहले जो इस गंदम नहीं, इससे अगली गंदम का इंडिया में उन्होंने काश्तकारों को रेट दे दिया है जी। काश्तकार को वो इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को 2 साल पहले ही पता हो कि मैं 2 साल बाद ये काश्त करूंगा, मुझे ये रेट मिलेगा। हमारी जो फसल हार्वेस्ट हो रही है इस वक्त, हमें तो रेट का नहीं पता। हमारी जो पिछले साल इन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के अनाउंस की थी, वो 3410 रुपए थी, प्रॉफिट के साथ 3900 बनाई, और आज हमारी 3410 से कुछ बड़ी है, कम नहीं हुई। बिजली महंगी हुई है हमारी, कोई चीज सस्ती नहीं हुई, ना कोई खाद सस्ती हुई, ना डीएपी, ना यूरिया। लेबर चार्जेस भी हमारे बढ़े हैं, क्योंकि गरीब के अखराजात बढ़े हैं, तो हमने लेबर चार्जेस हम काश्तकार ही पे करते हैं। तो कम से कम 4000 रुपए कम से कम रेट होना चाहिए, जिससे काश्तकार को 4 पैसे बचेंगे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत होगी, ताकि वो अगली फसलों पे खर्च करेगा। देखे ना, अगर पिछले साल ग्रोथ दी है तो हमने दी है 6.5 ग्रोथ, बाकी तो सब इंडस्ट्री हर चीज आपकी माइनस पे थी। अब जिसने ग्रोथ दी उसी को मार दिया गया। देखे ना, काश्तकार तो मुहब्बे वतन है, इससे बड़ा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हम तो हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, साल के 362 दिन काम करते हैं, हमें कोई किसी किस्म की पेंशन नहीं मिलती, काश्तकार को कोई बरात नहीं मिलती, काश्तकार को तो इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आप यकीन करें, मैं एक दुख भरी दास्तान आपको बता रहा हूँ काश्तकार की, इंतहाई दुख भरी। मैं अपने जज्बात का लफ्जों में यहाँ तक करके आपको नहीं बता सकता काश्तकार के साथ क्या हुआ है। अगर किसी गरीब काश्तकार ने वापडा को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख को बकाया जात देने थे, जो जायज नाजायज की तो बाद में बात है, उसके घरों में कौन गया? रेंजर गई, पुलिस गई, घरों पे रेड हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। आज हजारों कटे हुए हैं कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, आप बिल्कुल बता रहे हैं। जो हालात और वाकयात आप बता रहे हैं किसान के हवाले से, हमें खुद भी अंदाजा है, इसीलिए हम इस इशू को बार बार रेस करते हैं, आपसे बात करते हैं, इसलिए आपको भी लिया है। मुझे ये बताएं कि अब आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या होंगे? अगर हुकूमत आपके मुतालिबात नहीं मानती तो फिर आपका नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा? क्योंकि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, बारिशें नहीं हुई थी, पानी का ज़ाहिर आप लोगों ने इस्तेमाल किया, फिर खाद के रेट्स महंगे हो गए। नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं अब आपके? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि 12 तारीख को हम अपने जो लॉन्च कर रहे हैं एहतजाजी मुहिम, मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, और मैं बताता जाऊं कि मुल्तान में हम क्या करने जा रहे हैं। 12 तारीख को हम सियाह झंडे लेके आएंगे, नंबर 1, हजारों काश्तकार आएंगे। नंबर 2, काश्तकार प्रैक्टिकली नाक से लकीरें खींचेंगे जमीन के ऊपर कि दोबारा हम हुकूमत की बात मान के गंदम काश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ेगी। कमीजें उतार के बकायदा हम सफे मातम बिछाएंगे, बकायदा मातम करेंगे। बच्चे भी हमारे साथ होंगे, खवातीन भी हमारे साथ होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त काश्तकार के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। हमने देखे ना, ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या हम सब भूल गए हैं कि 2 साल पहले जब आटे की किल्लत आई थी तो 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया गया। 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद है। क्या आज हुकूमत चाहती है कि वो लाइनें जो 3-3 किलोमीटर थी वो 10-10 किलोमीटर हो जाए? हमें हर चीज बिल्कुल ऐसी है खालिद साहब। हम ये आपके और जो गवर्नमेंट के मामलात हैं वो इसी तरह से क्लियर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद खोखर साहब, मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं नायब अमीर जमात इस्लामी, रहनुमा जो है जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपको पता है हसनैन के जब भी इस तरह से कोई भी इशू होता है तो जमात इस्लामी जो है वो पेश रहती है। हम जमात इस्लामी के रहनुमा है, उनसे पूछते हैं कि असल में अब उन्होंने भी कॉल दे रखी है एहतजाज की, वो लोग भी आएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, 15 अप्रैल को मुल्क गीर किसान एहतजाज का ऐलान आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों को क्या मुतालिबात हैं? खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तो गुफ्तगू आपने सुनी होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये काश के बाद नहीं करवा रहे हैं जी,
में हमने इसका है। इन्हीं दिनों में मुल्क के बाकी हिस्सों में भी गंदम की कटाई हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल भी हुकूमत ने फूड प्राइस किया कि 4500 रुपए फी मन जो है गंदम खरीदेंगे, और फिर बार बार ऐलान किया गया कि हम दाना दाना खरीदेंगे और किसान को कोई नुकसान होगा और आपका नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब गंदम कट गई उस वक्त यकदम हुकूमत ने लिया और हो गई, गन्ना की दुकानी भी बंद। गुज़श्ता साल जो है जी लग साहब कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब अमीर जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी का बिल्कुल ये खासा रहा। गज़ल आप ठीक कह रही हैं कि इस्लामी ने हमेशा जो अवामी इश्यूज़ होते हैं, कौम के इश्यूज़ होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और उसके लिए वो एहतजाज करते हुए भी नज़र आई हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे कल गज़ल हमें बता रही थी कि इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, बल्कि मैंने भी बताया था उनकी बहनों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर अलीमा खान की जानिब से यह बयान आया था कि वो एहतजाज करेंगी, लेकिन एहतजाज भी नहीं करने दिया गया और अडियाला जेल के बाहर कल मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पथराव भी किया पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होने दी गई। उनकी तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया। फिर साहिबजादा हामिद रज़ा की बात की जाए तो उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। बहुत सारे और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो पीटीआई के चीदा चीदा रहनुमाएँ, जो 2-3-4 रहनुमाएँ वो हमें वहाँ पर नजर आए, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी वो वहाँ पर नहीं थी। फिर पीटीआई अंदरूनी तौर पर खलफिशार का शिकार। और सबसे ज़्यादा इमरान खान से पिछले 2 साल में मुलाकात करने वाले उनके वकील जनाब फैसल चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान, हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल जो हुआ अडियाला के बाहर, उसको आप किस तरह देखते हैं? और जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि कोई सीनियर रहनुमा या फिर अभी भी जो पार्टी की क़यादत है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, आपके साथ भी वो होते थे, वो भी नजर नहीं आए, इसकी क्या वजह है? जो सब आपको आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन शायद आवाज उनको नहीं आ रही इस वक्त। नहीं, आवाज़ तो मेरे ख्याल पहले तो आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर हम देख लेते हैं कि फैसल चौधरी साहब हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। चौधरी साहब जो ही हमसे कनेक्ट होते हैं, हम आपको चौधरी साहब का मौक़िफ़ भी सुनाएंगे। एग्जैक्टली। और कल जो जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया ना कल के हालात के हवाले से, तो वैसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन मुलाकात उन लोगों की नहीं हो रही जिन लोगों के नाम फहरिस्त में मौजूद होते हैं, बल्कि जो लोग मौजूद नहीं होती या फिर जिन लोगों का किया जा सकता, वैसे लोगों की मुलाकात हो रही है। मैं जिक्र कर रही हूँ आजम सवाती साहब का, अली अमीन गंडापुर साहब का, और उसके साथ बैरिस्टर सैफ का। और उसके बाद फिर असनान एक बात चल रही है मुज़ाकरात के हवाले से भी कि शायद खान साहब चाहते हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत हो, दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जो ऊपर से बताया जा रहा, सॉरी गजल पीसीआर से चौधरी साहब नहीं ज्वाइन तो उन्होंने किया हुआ था। चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, फैसल चौधरी साहब को मेरे ख्याल आवाज जा रही होगी उनकी, यहाँ पे नहीं आ रही, इसको फिक्स करने की कोशिश करिए। जी गजल कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि मुलाकात तो हो रही है, लेकिन उन लोगों की नहीं हो रही जिन लोगों की होनी चाहिए। और फिर मुज़ाकरात की एक बात चल रही है कि शायद खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। कल शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जो लोग मुलाकात नहीं करवा सकते वो जो है वो क्या मुज़ाकरात खाक करेंगे। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या इदारों से, पीटीआई और इदारों में जो बातचीत है उसका दरवाजा खुल रहा है या फिर किसी हद तक खुल चुका है या फिर नहीं। और मुलाकात ना करवाना, क्योंकि पहले इजाजत दे दी गई थी। फिर ट्वीट्स के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो खान साहब जो ट्वीट्स करते हुए नहीं रुकते, आपको पता है। हाँ, तो वो ट्वीट्स का जिक्र आपने किया तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल ट्वीट किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये सवाल तो हम चौधरी साहब अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनसे करेंगे कि राजा साहब ट्वीट कर देते हैं, बैरिस्टर जो आपके हैं चेयरमैन, क्या नाम है जी, बैरिस्टर गौर साहब,
वो भी आके बयानात दे देते, लेकिन एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अडियाला के बाहर हमें कोई नजर नहीं आता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका भी बड़ा डेंट पड़ा है गजल के, उनकी अपनी बातें खत्म नहीं होती। पहले शेर अफजल मरवत तमाम तर निगाहों का मरकज थे कि मरवत साहब के साथ क्या कुछ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कट करूंगी, एक दफा फिर से पूछ लेते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जो साहब बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। वो जानेगा सर, सवाल मैंने ये छोड़ा था कि गिरफ्तारियों को आप किस तरह देख रहे? 2 साल में बड़े तवातर के साथ आपने खान साहब के साथ मुलाकातें भी की और आप पूरे पाकिस्तान मीडिया को एक्चुअल में आके बताते भी थे कि वो खान साहब का क्या पैगाम था हम तक पहुंचता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुलाकातें भी नहीं हो रही, पीटीआई में एक खलफशार भी है और उसके साथ साथ जो आपकी अभी मौजूदा सीनियर लीडरशिप है वो भी वहां पे नजर नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो गिरफ्तारियों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहनों का आईनी और कानूनी हक है कि और 3 हफ्ते से जो उनकी अलीमा बीवी की मुलाकातें नहीं कराई जा रही, ये इंतहाई ज्यादती की बात है और ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है, हाईकोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो खान साहब का नैरेटिव है या जो बयानिया है कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर, वो सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह जो है वो ये मुलाकात ना करवाने की वजह यही नजर आती है कि आप वो जो बयान है इमरान खान साहब का, जो कि नैरेटिव आता था, बयानिया आता था, जिस पे मीडिया में भी गुफ्तगू होती थी, सोशल मीडिया पे भी वो बात होती थी, वो अब नहीं आता। और उसमें जो है वो कंसेंट जो दी जनरल सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट के सामने, उसका बहुत अमल दखल है। उस कंसेंट देने के बाद जो है आप देखते हैं कि एक फुल स्टॉप लग गया है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है जेल के अंदर, जो सियासी मुद्दों के ऊपर आनी चाहिए थी, वो नहीं आती, ना खबर छपती है, जिसकी वजह से एक डिसअरे जो है वो आपको नजर आता है पार्टी में भी। और जाहिर है जब इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं आएगा तो फिर पीटीआई, क्योंकि खबरों की जन्नत तो रहती है और मीडिया में बिल्कुल। फैसल साहब, मैं चूंकि वक्त कम है तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा कुछ पूछना चाहती हूँ, सवाल हो जाए ताकि जब वक्त था तो फैसल साहब की आवाज नहीं आ रही थी। Exactly. फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि ये आईनी और कानूनी हक है उनकी बहनों का अपने भाई से मिलना, लेकिन अब इजाजत जिस तरह से नहीं दी जा रही मिलने की और ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके हवाले से तवक्को नहीं की जाते, वो नाम फहरिस्त में शामिल होते हैं, तो फिर आप समझते हैं क्योंकि आप कानून को बेहतर जानते हैं तो ये तौहीन अदालत भी है? नहीं, देखिए बात यह है कि वो जो लिस्ट में शामिल नहीं होते वो तो इस तरह से ये करते हैं ना कि जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, लोग चले जाते हैं तो वहां से लोगों को उठा के वो उनको नंबर्स पूरे कर दिए जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं नग पूरे कर देना। तो वो उनको उस तरह से करके ताकि मुलाकातों पे वो उनके ऊपर बेरिंग ना आए। जहां तक ये बात है कि जो लिस्ट दें वो खुद ही ना पहुंचे, तो फिर तो एक वो भी तो एक इशू है ना कि अगर आपने नाम दे दिया और वो पहुंचे ना और वहां पे मौजूद ना हो, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की, क्योंकि ये मुलाकातें इमरान खान साहब से अंदर पूछ के होती हैं कि जी आप कौन कौन से लोग करना चाहेंगे। ये प्रपोज नेम्स होते हैं जो बाहर से भेजे जाते हैं, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब तो कभी भी ना नहीं करते, लोगों से मिलना चाहते मतलब हैं। सर ये तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब खान साहब की बात लोगों आप की तक या जहाँ मुझ तक ना पहुंचे ताकि जो बयानिया बनता है वो ना बन सके। हाँ, डेफिनेटली। देखिए उसमें तो बाकायदा जो है वो तो मैं समझता हूँ हाथ है इनकी अपनी पार्टी के लोगों का, जिन्होंने मुंह उठा के जो है वो कंसेंट दे दी और ना उनको समझ थी ना ये जानते बूझते दी है। मैं तो नहीं समझता कि इतने कोई रोटी को चोची तो कहता नहीं है कि अब इमरान खान साहब के बयाने नहीं आएगा तो पीटीआई के पास और क्या है, आपके साथ क्या गुफ्तगू की जाए। फिर तो जाती हमारी ओपिनियन मैटर तो नहीं करती ना जी, ओपिनियन तो मैटर करती है इमरान खान साहब की। यानी टेररिज्म पे उनका क्या इशू है, ये जो माइनर मिनरल्स पे क्या इशू है, काटलिंग पे जो अटैक है उस पे उनका क्या है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है या अपोजिशन की तहरीक है। अच्छा इस फैसल पे साहब, उनकी आपने क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की है बात जो की ना, लोग- यहाँ पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। ईद से पहले कुछ और बातें होती थी और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या इंडिविजुअली चलना है पीटीआई ने या ग्रैंड बिल्कुल ऐसे ही अपोजिशन है। अलायंस बनाना है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, चूंकि वक्त की कमी थी हम आपसे उस तरह से बात नहीं कर सके, थोड़ा सा इशू था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे फिर बात होती रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
तिजारती जंग में शिद्दत, ट्रंप का टैरिफ काट चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर आज से नाफिज। चीन के लिए मजमूई तौर पर 104, पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद, कनाडा पर 25, यूरोपीय यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का निफाज, बैरून मुल्क तैयारकारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेराफेरी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राब्ता कर लिया। मुआहिदा इसी सूरत में होगा जिसमें अमरीकी मुलाजमीन का मुफाद होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। ट्रंप के टैरिफ पर इनके काबीना में भी लड़ाइयां शुरू। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया। कहा, ईंटों का ढेर भी इससे ज्यादा अक्लमंद होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तिजारत के बाद आलमी माहौलियाती तवाज़ुन को भी दरहम बरहम करने पर तुल गए। माहौलियात के लिए जहर कातिल बिजली पैदा करने वाले मतरूक कोयले कारखाने दोबारा चलाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा, हम एक ऐसी सनत को वापस ला रही हैं जिसे तर्क कर दिया गया था। कोयले को मादनी सनत के तौर पर फिरोग और कोयले से चलने वाले पुराने पावर प्लांट्स को बिजली पैदा करने की इजाजत दी जाएगी। विफाकी जमीनों पर कोयले की लीज की रुकावटों को खत्म किया जाएगा। कोयले से बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मसनूई जहानत पर काम के लिए दस्तियाब बिजली से दुगनी ज्यादा जरूरत होगी। अमरीका में कानूनी समेत तवानाई के शोबे में मकामी सरमायाकारी को कानूनी हैसियत देंगे। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, कुदरत ने हमें लामहदूद वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर निकाल कर कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर साबित होगा। फोरम के इनेकाद पर ताउन के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर्स। पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करके कर्जों से आज़ादी हासिल कर सकता है। खाम माल के बजाय तैयारशुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान में कानखनी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। कौमी एयरलाइन 21 साल बाद मुनाफा बख्श बन गई। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में लिखा कि PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹6.62 सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम ऐलान। सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोजा सोग का ऐलान। ताज हैदर के इंतकाल पर पार्टी की तमाम सरगर्मियां 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी।
वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसका 10वां एडिशन आज से 2 दिन बाद रावलपिंडी से शुरू होगा, लेकिन हाइप अभी तक नहीं बन रही। और उसके बाद फ्रेंचाइज ओनर्स हमें आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ से अली तरीन है जो पीसीबी को आड़े हाथों में ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए सलमान इकबाल की तो वो पीसीबी को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम तरह इशूज़ पे बात करेंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग अभी तक हाइप नहीं बना रही। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब। खोकर साहब, थैंक यू सो मच। हो जाएगा, सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग इज अराउंड द कॉर्नर, लेकिन अभी तक हाइप नहीं बन रही, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया हसनैन और गजल, आप दोनों हजरात का। हसनैन, हाइप से ना थोड़ा सा पहले अगर हम जाते हैं ना, तो यके बाद दीगरे आप देखें ना तो मुसलसल इवेंट्स चल रहे थे। अभी हालिया आपके पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हुआ, मेरा ख्याल है उससे बड़ा इवेंट तो आपके पास पिछले 30 सालों में कोई नहीं था। आईसीसी ट्रॉफी 30 साल सिर्फ आईसीसी का ये सबसे बड़ा इवेंट आप हासिल किया आपने। अभी एंड हुआ और बड़े बुरे नोट पर एंड हुआ। पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया, अगले राउंड में जाने की जहमत नहीं की। उससे पहले आप देखें तो अमेरिका का वर्ल्ड कप लेने, वहां पर पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया। उससे पहले चले जाएं तो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप ले रहे, वहां भी पाकिस्तान कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये सारा मामला शुरू होता है श्रीलंका में होने वाले एशिया कप से। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम संभल ही नहीं पाई। आपको भी याद होगा बड़ी अच्छी तरह, आपने ही खबरें भी ब्रेक की कि ड्रेसिंग रूम की लड़ाई, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माहौल तब्दील होता रहा। कोई एक चेयरमैन रुक नहीं रहा था, कभी जका अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी नमीज राजा, कभी कोई। अब जाके मोहसिन नकवी साहब को मौका मिला एक प्रॉपर तरीके से, लंबे अरसे के बाद कुछ चेयरमैन आया। अब मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी आ गए हैं, पावरफुल चेयरमैन है, तो चीजों को मैनेज करेंगे। देखें, आपके इवेंट इतने, ये कोई बच्चों वाला इवेंट तो है नहीं, कोई लोकल लेवल का इवेंट तो है नहीं, और आपकी टीम कोई ऐसी टीम तो है नहीं जिसे गुजरांवाला के साथ खेलना हो, जिससे फैसलाबाद के साथ खेलना हो, जिससे ये टीम ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्हीं के साथ खेलना है। जाहिर है आपकी नेशनल टीम है। अब आपके पास एक के बाद एक इवेंट है और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट का इवेंट है। मतलब आप इंटरनेशनल इवेंट को लें तो एक टीम थी, उसने दुनिया की टीम्स के साथ खेलना था। ये एक डिफरेंट इवेंट है जिसके अंदर पूरी दुनिया के प्लेयर किसी एक टीम में भी खेल सकते हैं, और पूरी दुनिया से आए हुए प्लेयर मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा बन के पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ शहरों को या मुख्तलिफ रिप्रेजेंट करते हुए फ्रेंचाइज है उनकी टीम्स का हिस्सा बने। तो आप लोगों ने सिटी वाइज इसकी सबसे पहले प्रमोशन करनी थी, पूरी सिटीज को लेकर जिनकी टीम्स थी, और हाइप पीसीबी ने नहीं बनाई। जो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर है उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने इसका शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हाइप क्रिएट नहीं हुई, मैं सड़कों पर भी नहीं देख रहा, फैंस के अंदर भी वो मजा नहीं देख रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। और ये सेम चीजें आपको पता है कि वहां से भी आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जाहिर है हाइप कैसे बनेगी जब परफॉर्मेंस इस तरह की होगी, और पिछले जिस तरह से जितने भी अभी मैचेस आपने गिनवाए, जैसे हसनैन ने भी बात की, 2 साल के इवेंट्स आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली 2 साल के इवेंट्स में क्या हमें परफॉर्मेंस नजर आई? हमने चेंजिंग्स करके भी देख ली, कप्तान भी तब्दील किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वहीं की टीम रह गई है, कुछ भी नहीं कर रही। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से मोहसिन नकवी के हवाले से भी बातें हो रही है, बल्कि उनको तो अब मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि आप अपने मुशीरों से भी दूर रहें, और अगर आपने इन फ्यूचर चेयरमैनशिप हासिल लेनी है, मतलब इसी में रहना है, तो फुल टाइम दें आप? देखिए, वो शाहिद अफरीदी ने उनको मशवरा दिया, कामरान अकमल ने भी कुछ कहा था। तो शाहिद अफरीदी का जो मशवरा था वो मेरे लिहाज से कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि 2 कश्तियों के सवार ना बने आप, हाँ, वो तो शाहिद अफरीदी का मशवरा है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, कामरान अकमल ने भी इस पे बात की थी, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा होना ना फुल टाइम जॉब है। अब आपने इस पे डिप्लोमेसी भी करनी है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी बन चुकी है इस टाइम। अब वो जंगें उस तरह नहीं होती हैं। अब आपने इसी के जरिए लॉबिंग करनी है, इसी के जरिए इवेंट्स लाने हैं। अच्छी लॉबिंग की, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी किसी ना किसी तरह आपने बचा ली, ये काम आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। और दूसरी जॉब उनकी बड़ी टफ है, जाहिर है वो वजीर दाखिला है, और वो जॉब बहुत टफ है, प्योरली सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब है। तो ये दोनों जॉब्स बहुत टफ है, तो एक जॉब को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अरसलान खोकर साहब, आखिर में बस मुझे इतना बता दें कि क्या मोहसिन नकवी साहब के मामले पे, कि क्या मोहसिन नकवी साहब को आप पीसीबी से जाते हुए देख रहे हैं? और शाहिद अफरीदी अपनी सबमिट कराना चाह रहे हैं सीवी? देखिए, शाहिद अफरीदी का स्टेटस में बहुत बड़े अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनका स्टेटस अभी फिलवक्त चेयरमैन पीसीबी वाला नहीं है। पाकिस्तान में अगर चेयरमैन पीसीबी का कोई स्टेटस रखता है मेरी नजर में, तो शायद वसीम अकरम हो। उसके अलावा ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में वकार यूनुस भी नहीं है, मोइन खान भी नहीं है, शोएब अख्तर भी नहीं है।
चेयरमैन पीसीबी का स्टेटस रखने के लिए वसीम अकरम सूटेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर अगर चेयरमैन पीसीबी बनता है ना, तो मैंने कोई बड़ी कमाल की तब्दीली नहीं देखी ऐसी उनके हाथों। रमीज राजा को भी आपने बना लिया, पर हसनैन आपके सवाल का जवाब यह है कि मुझे नहीं लगता, और इतलात भी यही है कि कोई कहीं नहीं जा रहे, वो यही है और आराम से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहने का आप लोगों से जरूर ये कहूंगा, हम लोगों ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रखा है जिसका जिक्र भी गजल कर रही थी कि हमारी टीम की खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं है। सर, प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिकेटर्स के लिए है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्टर्स के लिए बनाना चाहिए। जिन सिलेक्टर्स को लाना है कैसे सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही आकिब जावेद मिसबाह का हेड कोच भी बनते रहेंगे, चीफ सिलेक्टर भी बनते रहेंगे, परफॉर्मेंस आपके सामने है, शर्मिंदगी उन्हें है नहीं। और सुफियान मुकीम, उसको वो मैचेस खिला दिए जहां पर इन्हें खतरा पड़ गया था खिलाने का, उसमें शानदार परफॉर्मेंस दे दी। शायद आपको आप आउट ऑफ नोवेयर उठा के ले आए हैं, खुशदिल को आप आउट ऑफ नोवेयर उठा के ले आए हैं। इसी तरह अरसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने पीछे एक बात की ना पिछले सवाल के जवाब में कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब अपना काम आराम से करें, अगर ऐसे ही आराम से काम चलता रहा तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने वक्त दिया। यहाँ पर जिस तरह से मामले रहे हैं और अब आगे आपको पता है, जिस तरह हसनैन भी जिक्र कर रहे थे PSL के हवाले से कि मामलात आगे हाइप नहीं बन रही, हाइप किस तरह से बनेगी। मुझे नहीं लगता हाइप बने, अगर बन भी गई तो वो नताइज नहीं होंगे जैसे कि होने चाहिए, क्योंकि फैंस इस वक्त काफ़ी मायूस हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जो कि हमें भी हैरान करते हैं, पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। इतने ज़हीन होते हैं, लेकिन उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनकी उम्र भी 24 साल है। मैं बात करूं अलविया बतूल की, जिन्होंने नासा के लिए एक प्रोजेक्ट किया और नासा की कॉन्फ्रेंस में वो टेक्सास में गई, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, उन्होंने इनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और ये पाकिस्तान पूरे के लिए एक खबर बनी कि पाकिस्तान में अभी भी इस तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और आज बनफ़से नफीस खुद इन पर्सन अलविया हमारे साथ मौजूद है। एग्जैक्टली और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि अलविया गोल्ड मेडल के लिए भी नॉमिनेटेड है। अलविया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस प्रोजेक्ट का हसनैन ने जिक्र किया, हमें और देखने वालों को बताएं कि कैसे आपको ख्याल आया, आपने सोचा कि मुझे इस पर वर्क करना चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुआ था कि मैंने अप्लाई किया था फॉर डीप स्पेस इनिशिएटिव, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है US की। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और ये जो प्रॉब्लम है टू डिज़ाइन अ स्पेस फार्माकोपिया, ये प्रॉब्लम उन्होंने शेयर किया हुआ था कि आपने अगर आप सिलेक्ट होते तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसके लिए जब मैं सिलेक्ट हुई तो मेरे साथ और 2 लोग और थे। वन वॉज फ्रॉम नेदरलैंड, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, शी वर्क्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और एक और स्टूडेंट इज अ PhD स्टूडेंट फ्रॉम टर्की, और मेरे सुपरवाइजर इज फ्रॉम US, और जो मेरे एडवाइजर इज फ्रॉम ब्राज़ील। तो वी वर्क टुगेदर, डिफरेंट टाइम जोन्स थे बट वी ट्राई टू मैनेज। और पहला हमारा फोकस था टू डिज़ाइन अ स्पेस फार्माकोपिया, और उसके बाद वी वांटेड टू मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली, ताकि तो उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने एक फिर AI चैटबॉट का सोचा कि हम एक AI चैटबॉट अगर इस पर अप्लाई करें, उसका कोड वगैरह यूज़ करें तो हम बहुत यूज़फुली इसको पब्लिक के लिए और फॉर एस्ट्रोनॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अलविया, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने नासा के लिए प्रोजेक्ट किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे बैठा किसी भी शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट लिखेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये अलविया को यहाँ पे रह के किस तरह से पता चला कि नासा वालों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है? मतलब आइडिया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। पहले मैं क्लियरफाई करना चाहूँगी कि ये नासा के यूज़ कर सकता है प्रोजेक्ट, बट ये नासा फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं वो तो हमें पता है कि नासा फंडेड नहीं है, आपने बनाया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उनकी सोच आप में किस तरह आई कि एक शख्स को वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि ये रिसर्च प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ऐड किया हुआ था कि अगर इस कोहोर्ट में जिन्होंने काम करना, उन्होंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को सॉल्व करना, तो ये वाला जो आइडिया ये रिसर्च टीम डीप स्पेस इनिशिएटिव ने डाली हुई थी एज एन अ प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम्स हैं और दे नीड टू बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल।
तो ये आइडिया उनका था और वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट सही। इट। Very तो good. ओलिविया, आपको कोई चैलेंजिंग लगी सिचुएशन इस सारी सूरत हाल में जब आप ये प्रोजेक्ट कर रही थी? क्या चैलेंजेस थे? बिल्कुल चैलेंजेस भी थे क्योंकि लिटरेचर बहुत ज़्यादा था ऑन द इंटरनेट और साइंटिफिक लिटरेचर उसको शॉर्टलिस्ट करना कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स पे हमें अपने चैटबॉट को ट्रेन करना चाहिए, तो वो वाला। और दूसरा ये कि हम लोगों ने यूज़ किया है क्लोज सोर्स मॉडल, जिसके लिए आपको पहले कुछ डॉलर्स पे करने होते हैं और उसके बाद फिर आपने उस मॉडल को ना आप उसको वो कर सकते हैं, मतलब यूज़ आपने कर डॉलर्स सकते हैं। पे किए हैं? जी हमारे Definitely. हमारे क्योंकि दो तरीके होते हैं, या तो ओपन सोर्स कोड यूज़ करें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको क्लोन करें रिपोजिटरी को और आप उस पर काम कर सकते हैं, या फिर हम उसको जल्दी करना चाह रहे थे तो हमने कुछ दिस इज़ द प्रोटोकॉल ओपन AI चैट GPT को जो ऑन करते हैं ना, ओपन AI उनका प्रोटोकॉल है कि अगर किसी ने चैट GPT का कोड यूज़ करना है तो फिर आपने पे करना है। तो फिर आपकी सपोर्ट फैमिली थी या ये वाला जो पेमेंट है ये हमारी टीम मेंबर ने की थी। सही। लेकिन आपको तो अपनी फैमिली ने की होगी ना? एग्जैक्टली जो ठीक मैं हो वहाँ गया। गई हूँ तो हाँ। माय फैमिली सपोर्टेड मी। सही। अच्छा लविया, ये बताइएगा कि राइट नाउ वी आर सीइंग यू डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी आप आ रही हैं, साथ सोशल मीडिया पे भी आपके हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी तक क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई एप्रिसिएशन आई? क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी लेवल्स पे हेडलाइंस बनाई पाकिस्तान का हैं। नाम रोशन कर रही हैं आप। नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा, किसी ने रब्ता भी नहीं किया? नहीं गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं। क्योंकि हेडलाइंस तो आपने बनाई जब ये सारी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हेडलाइंस की पता चला ज़िन्नत तो सबको। आप बनी रही। लविया, ये बताएं थोड़ा सा कि जब आप, जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग था, मुझे इसमें बहुत चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग पहलू भी कोई होगा? बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। ये तो मेरे सुपरवाइजर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल था तो उन्होंने हर वक्त सपोर्ट करना कि आपने ये फोकस देना है प्रोजेक्ट को, इस तरह से करना है, इस टीम मेंबर ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। क्योंकि एक ही इज़ अ PhD स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर अभी राइट नाउ, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी एक्सपोजर है और उन्होंने बहुत हम सबको सपोर्ट किया, हमारी एडवाइज़र ने बहुत सपोर्ट किया कि आप ऐसे कर सकते। तो चैलेंजेस बहुत थे, मुश्किल था प्रोजेक्ट, लेकिन जब आई वाज प्रेजेंटिंग तो फिर डिडंट खुशी फील हो रही के होगी कोई मुश्किल वक्त गुजरा है, वो बस बिल्कुल ऐसे ही easy हो हो जाता है, आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपके टीम मेंबर्स भी होंगे आपके साथ, उन्होंने कितना हेल्प आउट किया? और फिर साथ में ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने जा रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए भी, जो आपके जहन में चल रहे हों? तो जो मेरी टीम मेंबर्स थे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये जो प्रोजेक्ट था ये डिवाइडेड था कि सर्टन पार्ट एक मेंबर ने किया, सर्टन पार्ट एक मेंबर ने किया, लेकिन प्रेजेंट मैंने खुद किया क्योंकि मेन रोल आपका था? जी नहीं, प्रेजेंट करने में मेरा रोल था क्योंकि मैंने Presentation आपकी एग्जैक्टली प्रेजेंट मैंने वहाँ जाके किया। और दूसरा ये कि बिल्कुल मैं प्रोजेक्ट्स अभी कर रही हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है विद नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी, ये मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जिसमें मेरे जो लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग, ही इज़ अ रिसर्च असिस्टेंट और इज को लेड बाय लॉरेंस सैंडर्स जो नासा के लिए पहले काम करती थी। तो उनके साथ मैं प्रोजेक्ट दैट्स नोन एज डिजिटल ट्विन्स प्रोजेक्ट। वी आर यूजिंग द रॉडेंट 9 मिशन का डेटा कि जब रैट्स को इन स्पेस भेजा गया था तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको देख के, इट्स अ रेटिना डेटा जो आई के बैक साइड पे रेटिना होता है, उसका वो डेटा है। तो उसको यूज़ करके हम एक उसका मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग इंट्रोड्यूस किया है या उसको मार्केट में लाना है, या वही ड्रग हमने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनानी है, तो बिफोर गिविंग इट टू एस्ट्रोनॉट्स हम उसको कंप्यूटेशनल सिमुलेशन में और कंप्यूटेशनल मॉडल पे सिमुलेट करके देख सकते हैं कि मेडिसिन का क्या इफेक्ट हो सकता है। अप्लाई कर सकते हाँ हैं। जी, तो फिर उसी को देख के हम मेडिसिन को फर्दर मॉडिफाई और फॉर्मुलेशंस करके और कंप्यूटेशनली सेट करके फिर हम उसको मार्केट में और फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो ये प्रोजेक्ट दिस की इज बातें तो हमने कर ली। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह से आप वायरल हुई, टीवी चैनल्स पर आई या फिर सोशल मीडिया की ज़िन्नत बनी, हेडलाइंस की ज़िन्नत बनी, फैमिली का कैसा रिस्पांस था? फैमिली एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीम बहुत और आप भी एक्साइटेड हैं? मुझे तो कभी शौक भी नहीं था टीवी पे आने का, अच्छा। तो इट्स जस्ट ओके। अच्छा, ओके। और आपकी एज की जो लड़कियां हैं या फिर कम एज की, क्योंकि सारा स्टडी आपकी माशाल्लाह बहुत मुश्किल है जिस तरह से आप कर रही हैं और फैमिली की सपोर्ट भी है, बहुत से बच्चे या बच्चियां सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज है कि ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि स्पेस में जाना बहुत मुश्किल है, हम पाकिस्तान में बैठ के कुछ भी स्पेस रिसर्च नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास सही फोरम है, सही डायरेक्शन, आपको पता है आपने, अगर आप इधर अप्लाई करेंगी और आपको पता है आप फ्री में प्रोजेक्ट कर सकती हैं विदाउट पेइंग एनी डॉलर्स। आपने बस मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपने उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करना है विद पीपल इन द US एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस तो दे नो कि आप काम करती हैं, तो एवरीवन इज सो सपोर्टिव।
वो आपको हेल्प करते हैं काम करने में। डिफरेंट फोरम से आप बस फ्री में बैठ के सब कुछ काम कर सकते हैं, इवन बैठ के पाकिस्तान, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स मैं पाकिस्तान में बैठ के कर रही हूँ, अभी तक मैं बाहर नहीं गई। आप एक जिंदा So just to मिसाल है present- सबके सामने, जो लोग सोचते हैं कि बहुत सी रुकावटें होती हैं। थैंक यू सो मच अलविया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं प्रोजेक्ट को लेके, उसके लिए बेस्ट विशेस हैं Thank आपको। you, thank you. और जिस तरह से अलविया के साथ गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हमने बहुत कुछ सीखा है। और मेरा मैसेज बताने का या पूछने का मकसद यही था उन बच्चों के लिए जो लोग स्टडी को बहुत मुश्किल लेते हैं और कहते हैं कि शायद मुश्किल है, हम नहीं कर Nothing सकते, is नहीं impossible. हाँ, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता जब आपके इरादे हों। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है अब हमारा, क्योंकि हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि सिर्फ जज्बात, एहसासात या फिर आपकी तकदीर के हवाले से बात नहीं करती। वो एक साइकिक रीडर भी हैं जो कि समझती हैं और साइंसी तरीके के ज़रिए लोगों की जो आप ये कहें कि ज़िंदगी में छुपे हुए राज होते हैं उनको बेनकाब करती हैं और लोगों की समझने की सलाहियत भी रखती हैं। क्योंकि अक्सर आपको पता है कि हम जब घरों में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पीछे कुछ है, पीछे कुछ आ रहा है, और फिर Especially जब अकेले हों। शायद हमारे पीछे से कोई पूछ रहा है, शायद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है, वॉशरूम का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, शीशे में कुछ नजर आया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है, साइंसी तरीके से हम किस तरह से उनके हिंट्स को समझ सकते हैं, इस रिलेटेड आज हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ऐसे नॉर्मली हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो आपको कहते हैं आपको साया है, जिन्नात हैं, इसके अलावा आपके ऊपर नज़र है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे साइकोलॉजिस्ट किस तरह से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जिन्नात हैं या फिर साया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप इनको हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी देखते रहें, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं लेकिन माहिर नफ्सियात भी हैं। आज एज ए साइकोलॉजिस्ट हम इनसे पूछेंगे इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर। मैं बात करूँ समराना शाह की। समराना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको किस तरह से पता चल सकता है कि एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको जिन्नात का असर है, साई का असर है या कुछ और असर है? अच्छा जी, बेसिकली आपने ये टर्म भी मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही सुनी होगी, पूरे पाकिस्तान में इस पे वर्क कोई नहीं कर रहा। बेसिकली क्या होता है, अगर जिन्नात हैं या घर पे जादू का मसला है तो लोग जो है वो एक एजुकेटेड बंदे के पास जाना प्रेफर नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, किसी मौलवी के पास जाना, दम दरूद के लिए जाना, या लोग इसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि आपको साइकोलॉजिकल इशू हैं या फिर जो है आपको जिन्नात या जादू का वाकई ही कुछ इस तरह का। अब साइकिक रीडर क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली वेरीफाई करते हैं जिस पे एक स्पेसिफिक स्टडी होता है। तो मैंने वो प्रॉपर स्टडी किया। हम सीखते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, एनर्जी काउंट करते हैं कि किसी घर में नेगेटिविटी है या काला जादू है या फिर उसको कोई जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। अब क्या होता है, मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि जितने भी क्लाइंट अब तक मैंने डील किया, पहले तो खैर जब मैं नई पाकिस्तान में आई थी तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता कि ये एक इस तरह का बंदा, ना तो दाढ़ी भी नहीं है मेरे पास और फिर यहाँ पे थोड़ा कपड़ों का जो बेसिकली जजमेंट होता है हमारा कि इफ शी इज वेयरिंग दुपट्टा तो फिर ही ये कोई अच्छी बात कर सकती है, फिर ही कोई अच्छी बात कर सकती है। तो लोग मेरे पास ऑब्वियसली नहीं आते थे। बट ये है कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे काफ़ी मैंने आना जाना स्टार्ट किया तो लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब क्या है कि 99% जो भी लोग हैं दे बीन थ्रू फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जिनको लगता है कि जादू है, मैजिक है या हमारे साथ जिन है, वो क्या है साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजरे हैं। लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं है क्योंकि एक क्या है कि हमारे इनहेरिटेडली हमारे फोर फादर्स ने जो है वो नॉलेज सब कुछ एग्जैक्टली वो बता दिया हुआ है कि जिन्नात हैं या कुछ। हमें तो नजर भी बड़ी लगती है ना पाकिस्तानियों को। पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, यही से आपको स्टार्ट करूंगा। एक चीज मैं भूल गया था, किसी को अगर प्रॉब्लम है और वो समराना से डिस्कस करना चाहता है, जो हमारी ऑडियंस है, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे दो नंबर्स हैं 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। ये दोनों नंबर्स आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और समराना से मसाइल का हल जान मसाइल का हल जान सकते हैं। समराना, आप कह रही थी कुछ?
बिल्कुल जी। अब क्या है कि इसका मेडिकल टर्म, आप सोचते होंगे कि हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे क्लाइंट से, कि आपको जिन भूत हैं, आपको लगता है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको लगता है कि आप पे बद नजर है, आपको लगता है जादू है, या फिर रात के वक्त वो क्या कहते हैं सीना भारी हो जाता है, जिसे अक्सर कहते हैं कि वो अक्सर लोग स्लीप तो- पैरालाइज, हाँ, बिल्कुल। जो कि लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कोई बहुत ही बड़ा भूत आ गया। अब क्या है, बेसिकली मेडिकली अगर इसको देखा जाए तो अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, सिर्फ आप डे में प्रॉपर जो है वो पानी नहीं ले रहे, पानी का इनटेक आपका कम है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको लगेगा कि ऐसा है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है। हसनैन ने आपकी बात सुन के बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि मेंटली जो है आपका ब्रेन, आपकी बॉडी में पानी का इनटेक पूरा नहीं है, तो आपका ब्रेन जो है वो उस तरह से वर्किंग शुरू कर देगा, वो क्या फैब्रिकेटेड चीजें क्रिएट करना शुरू कर देगा। आपको लगेगा भूत है, जिन है, या मुझे स्लीप पैरालाइज हो रहे हैं, या जादू या बद नजर है, इस तरह की मुझे चीजें। ये बताएं, एक घर है, अगर उसमें कोई नेगेटिव एंटिटी है तो कैसे हमें कैसे यार पता नेगेटिव चलेगा? एनर्जी मतलब कि कोई जिन है। हाँ, कोई भी इस तरह की कोई जिन जिन्नात, हमें कैसे पता चलेगा कि है? क्या हिंट्स होंगी उसकी? अच्छा, एक मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, बड़ी इजी सी रेमेडी है कि अगर सपोज किसी को शक है कि उसके घर में जिन जिन्नात या ख़ास तौर पे कहते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, तो उसको हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो एक जो है वो प्योर गिलास ऑफ वाटर लेना है, एक उसके अंदर लेमन गिलास जो है बिल्कुल वो कहते हैं ना फुल होना चाहिए, ठीक है, और उसमें एक लेमन आप ऐड कर लो, तरोताजा जरा लेमन हो, कुछ सड़ा बीच में हुआ डालना है नींबू उसको? नहीं, बिल्कुल काटना वाटना नहीं है। अच्छा। उसको आपने रख देना, पूरे घर में आप उसका राउंड करवा लें, ठीक है, जहां पे आपको शक है कि नेगेटिविटी है। अच्छा, एक तो जहां पे अगर नेगेटिविटी होगी उस जगह का जो टेम्परेचर है वो अनयूजुअल होगा। अच्छा, सर्दी में आपको वो गर्म लगेगा, गर्मी में जो है वो आपको सर्द लगेगा। फिर ये है कि वहाँ पे एक स्मेल, एक अजीब सी स्मेल, अगर तो नेगेटिव एंटिटी है तो फिर आपको वो स्मेल ज़रा जैसे कहते हैं बुरी सी स्मेल आपको वहाँ से उस जगह से लाजमी आएगी। ये इसके मोटे मोटे आपको सिम्टम्स बता रही हूँ। तो क्या है, आप वो गिलास ऑफ वाटर ले लें, नींबू ले लें, उस जगह पे रखते एक दिन के लिए। अगले दिन आप सुबह उठ के देख लें नींबू जो है वो पैंदे में बैठ गया है या फिर फ्लॉन्ट कर रहा है। अगर तो नींबू जो है वो फ्लॉन्ट कर रहा है तो एवरीथिंग इज गुड। अगर वो पैंदे में बैठ गए तो फिर मतलब थोड़ा बहुत वहां पे कुछ गड़बड़ है। और इसको किस तरह रेक्टिफाई करना चाहिए फिर? अच्छा, अगर सपोज देखें अगर इस तरह की कोई चीज है तो देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो बिलीव इतना स्ट्रांग है और हमारे पास इतनी जबरदस्त चीजें हैं। मैं आपको एक वो कोड करना चाहूंगी कि वर्ल्ड की जो कहते हैं मशहूर एक जादूगरनी थी, उनसे पूछा गया था कि आपको डिफिकल्टी कहाँ पे आती है आप जब ब्लैक मैजिक स्पेल करते हो। तो उन्होंने कहा जो मुस्लिम्स हैं ना, जब भी मैं उन पे स्पेल करती हूँ तो मुझे उनका बिलीव इतना स्ट्रांग है, उनका अकीदा इतना स्ट्रांग है कि मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ क्योंकि उन पे असर नहीं होता। अच्छा। तो देखे बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास सूरह बकरा की 2 आयात है आखिरी, अगर वो जिस घर में पढ़ी जाती हैं मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी जादू असर करेगा। फिर हमारे पास सूरह नास है, अगर वो आप घर पे पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कोई भी जादू जो है वो असर करेगा। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं वहाँ पे, जैसे कहते हैं खास तौर पे ब्लैक मैजिक का लोगों को बड़ा वहम होता है कि ब्लैक, इसके मोटे मोटे सिम्टम्स बता दूं अगर इजाजत जी। काला जादू क्या काला होता है? जादू। आज समराना आपको बता रही है। क्योंकि एक तो इस्लामी पहलू है, साइकोलॉजिकली या साइंसी तरीके से आप किस तरह से उसको बिल्कुल जज करते हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या है, अच्छा अब अगर साइकोलॉजिकल इशू तो वो तो ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हमारे पास आओ, आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो प्रॉपर आपके सेशन होंगे, आपका वो माइंड उस तरह से डेवलप करेंगे, क्लीन करेंगे, आपको बताएंगे वो सारी चीजें, गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके कितने होते हैं एक अगर पेशेंट आपके पास आता है? देखिए वो अकॉर्डिंग टू उसका मेंटल लेवल है, ठीक है, कि वो कौन सी स्टेज पे जो है वो है, ठीक है, कि किस तरह से। अच्छा, आप बिलीव करें कि खासतौर पे आप गांव में या कहीं आप सुनते होंगे कि लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही उन्होंने जिन्नात सवार कर लिए, इस तरह के भी मामला हैं, अभी तक एग्जिस्ट करते हैं शहरों में भी। आप तो गांव में सुनते थे ना कि स्कूल नहीं जाना तो बुखार कर लो, अब ये चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और अभी भी
कि लड़कियों की जिनकी शादियां नहीं अपनी मर्जी से करवा रहे वो फिर जिन या भूत सवार करके बैठ जाती है। जिनको औलाद नहीं होती उनको अपने- साया है। बिल्कुल, जिनको औलाद नहीं होती वो बजाय एक डॉक्टर के पास जाने के जो है वो इस तरह से करते हैं। अच्छा, हम ब्लैक मैजिक पे बात कर रहे थे कि ब्लैक मैजिक के हैवी सिम्टम्स क्या हैं। एक तो अगर डीएनए, देखिए आपका डीएनए अगर इत्तेफाक से किसी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ब्लैक मैजिक करते हैं उसी तरह जिन्नात के यहाँ भी कुछ लोग शरारती लोग हैं या जादूगर है जो ब्लैक मैजिक स्पेल करते हैं। तो खास तौर पे आपके नेल्स आपने काट के नहीं फेंकने, पानी में बहा दे, क्योंकि डीएनए ब्लैक मैजिक इजी हो जाएगा। बिल्कुल। और आपका ब्लड आप कोशिश करें कि वो जमीन में आप उसको दफना दें, जो भी ब्लड वाली चीज है। फिर खास तौर पे बाल, ब्लैक मैजिक जो है वो बाल पे होता है, कपड़ों पे आपके होता है। और किसी से भी अनजान बंदे से मीठी चीज आप लेकर ना खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि ये है ब्लैक मैजिक के जो तरीके हैं। अगर डीएनए पर होता है, जिन पे हो सकता है, तो वो फिर जो है इन चीजों पे अवॉइड करें। बाकी ये कि आपको अगर भी चढ़े तो शुगर तो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी किसी अनजान बंदे से जो है वो नहीं लेके कोई भी चीज खानी चाहिए। खैर ये है कि अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है तो उसको क्या होगा, आपको अक्सर ही ब्लड स्पॉट, वाइट कपड़ों पे माइनर भी ब्लड स्पॉट मिलेंगे। फिर ये कि उस घर में जो है वो इंसेक्ट्स का होना, जैसे छिपकलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएंगी उस घर में जहाँ पे ब्लैक मैजिक है। ये सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आपको मोटे मोटे। फिर ये कि जैसे स्मेल का मैंने कहा है, एक अनयूजुअल सी स्मेल आपको उस घर से आएगी। फिर वो लोग एंटी सोशल हो जाएंगे, जिस पे जिन्नात है या ब्लैक मैजिक है वो एंटी सोशल हो जाएगा। मैं बताऊं, वो बंदा नहाएगा नहीं कभी भी, आप उसको फोर्स करते रहोगे। पानी ऐसे भी ना नहाए तो वो हाँ, अच्छा, अब वो अगर कोई वैसे गंदा है तो अच्छा, अब समराना, सॉरी टू कट यू, यही से स्टार्ट करेंगे। एक कॉलर थी जिनकी कॉल कट हो गई, अबिया कराची से थी। उनका सवाल ये था कि मैं कमरे में मौजूद होती हूँ रात को तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है कि शायद वही पहले जब हमने डिस्कस किया था कि शायद अजीब अजीब चीजें देखती हैं, अजीब अजीब चीजों की मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई बुला रहा है। ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब भी बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि मेरा वही इनसे क्वेश्चन है कि आपका पानी का इंटेक आपकी बॉडी में कितना है, या फिर आप बहुत अरसे से किसी बीमारी से तो नहीं गुजरे। क्योंकि अगर पानी का इंटेक आपकी बॉडी में कम है, आप बहुत अरसे से किसी बीमारी से गुजर रहे हो तो ये सिम्टम्स होंगे। या फिर आप वो स्क्रीन देख रहे हो, मीन्स सोने से पहले, या फिर दिन में आप वही हॉरर कंटेंट देख रहे हो पूरा दिन, आपको तो फिर इसमें एक और प्रॉब्लम भी है समराना कि मेरे साथ खुद भी होता है कि जब मेरे घर में सब होते हैं मुझे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब सब नहीं होते ना, लिटरली हाँ मेरा बहुत कम है। अच्छा, मैं अपने बेडरूम में नहीं सो सकता। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अकेला हूँ तो मैं आके ड्राइंग रूम में ना, ये मैं बताऊँ, ये डरपोक होने की निशानी है। बिल्कुल, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज क्या होता है, मुझे घुटन हो जाती है, मुझे अजीब सी वो सांसें फूलना स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कि मैं डरता हूँ, लेकिन जब सांसें आती मैं एकदम फिर अपने बेड से आके इस साइड पे आ जाता हूं। अच्छा, दिस इज व्हाट इज साइकोलॉजिकल थिंग, कि साइकोलॉजिकल क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जब अकेले होते हैं, आप घर में जब अकेले होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, इमोशनली आप बहुत वीक हो जाते हो। बिकॉज एक होता है ना कि हमारे पास सपोर्ट होती है, फैमिली का सपोर्ट है, घर। जब आप अलोन होते हो तो आपको इमोशनली जो कहते हैं ना, फिर वो सुपरस्टिशियस ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो मैसेज देने लग जाता है, इवन कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन सुपरस्टिशियस की बात की, मुझे ये बताएं कि अगर अक्सर हम लोग ये सुनते हैं या बात भी करते हैं, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक, कुछ लोगों की आदत होती है कि हम अगर जिन्नात को बुलाएं, आ जाओ अगर कोई है, वाकई वो आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिन्नात का टाइम है, जैसे देखो ह्यूमन में हमारा टाइम है डे का टाइम, अब डार्क में उनकी एनर्जीज भी डबल हो जाती हैं। अच्छा, डेविल एंटिटीज हैं, जिन्नात हैं, उनकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। वो 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उनका टाइम होता है। इसीलिए कहते भी है ना, खास तौर पे हम तो हमारे इस्लामिक तौर पे तो हम कोड करते हैं कि मगरिब के बाद का जो टाइम है वो जिन्नात का टाइम है। जैसे कहते हैं ज्यादा खुशबू लगा के आप जो है वो ना जाएं, बिकॉज क्या है, जिन्नात फीमेल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिल्मों में देखा नहीं आपने? बिल्कुल, मेल्स पे नहीं जाते भाई जिन भूत ज्यादा। अच्छा, मेरे अब्बू को हमेशा ये सवाल होता है कि जब भी कोई जिन्नात की बात होती है, मर्दों पे क्यों नहीं होता, हमेशा औरतों पे क्यों होता है? और मैं आपको वो मजेदार एक पॉडकास्ट में भी हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं सारे ये क्रेडिट भी हमें जाते हैं, चुड़ैले डायने सारी फीमेल्स हैं। मतलब मेल कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है समराना।
मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे ना हम आपको और भी तंग करते रहेंगे, और जब जब आप इस्लामाबाद आएंगी तो आपको तंग करेंगे समराना, क्योंकि लाहौर में होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आप आई और इन डिटेल समराना ने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या होता है जिन्नात का असर, और उसके साथ साथ किस तरह से आप ये जांच सकते हैं कि आपके घर में जिन्नात का असर है या नहीं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे और गज़ल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।